भारत से दोस्ती पर तालिबानी मीडिया का दो टूक सामने आया है। जानेंगे इन्होंने क्या कहा है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या ग्रीस को ब्रह्मोस देने से रोक दिया है भारत को नाटो ने। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और तालिबान के बीच मजबूत होते संबंधों से पाकिस्तान को मिर्ची लगी हुई है। पाकिस्तान ने अगस्त 2021 में काबुल पर तालिबान के कब्जे की घटना को अपनी जीत के रूप में प्रचारित किया था, लेकिन अब उसी अफगानिस्तान में पाकिस्तान को पूछने वाला कोई नहीं बचा है। तालिबान के कई वरिष्ठ नेताओं के बाद अब तालिबान समर्थक मीडिया अल मिरसाद ने भी पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई है। अल मिरसाद ने कंगाली की दहलीज पर खड़े पाकिस्तान से दो टूक कहा है कि भले ही भारत और अफगानिस्तान के बीच सीधा जमीनी संपर्क नहीं है, लेकिन आपसी हित सबसे आगे है। अल मिरसाद ने लिखा कि भले ही भारत हमने कोई बॉर्डर साझा नहीं किया है, पर इन दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, वाणिज्यिक, कूटनीतिक संबंधों पर आधारित लंबा इतिहास रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने इन संबंधों को हमेशा संदेह की दृष्टि से देखा है और अफगानिस्तान में भारत की भूमिका को सीमित करने का हर संभव प्रयास किया है। उसने आगे लिखा कि तालिबान की भारत उन्मुख नीति से न केवल पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक झटके पैदा किए हैं, बल्कि अफगानिस्तान के साथ उसके संबंधों को जटिल बना दिया है। हाल ही में दुबई में अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी, भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री के बीच हुई बैठक को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। यह बैठक संभावित रूप से भारत और अफगानिस्तान के बीच संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत कर सकती है, साथ ही पाकिस्तान के लिए एक और कूटनीतिक चुनौती भी पेश कर सकती है। अफगानिस्तान के बारे में पाकिस्तान की नीति लगातार विरोधाभासों और गलत फैसलों से भरी रही है। 1990 के दशक में इस्लामाबाद ने तालिबान सरकार को मान्यता दी थी, लेकिन जब 2021 में तालिबान सत्ता में वापस आया तो पाकिस्तान ने काबुल में प्रभाव बनाए रखने की उम्मीद। हालांकि तालिबान ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे पाकिस्तान के अधीन नहीं है और एक स्वतंत्र विदेश नीति के लिए प्रतिबद्ध है। परिणाम स्वरूप हाल के महीनों में तालिबान और पाकिस्तान के बीच संबंध खराब हो गए हैं, खास करके तब जब पाकिस्तान ने अफगान शरणार्थियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए और तालिबान पर डुरंड रेखा के पार तहरीके तालिबान पाकिस्तान जैसे हमलावरों को शरण देने का आरोप लगाया। पाकिस्तान ने अपने दावों के समर्थन में अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन करते हुए कई बार हवाई हमले भी किए और आम नागरिकों की हत्याएं की। कहा गया पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती ये रही है कि वह अफगानिस्तान में अपनी रणनीतिक गहराई नीति के चश्मे से देखता रहा। इसे एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने के बजाय अपना प्रभाव बना कर रखना चाहता था। इसके विपरीत भारत ने लगातार अफगानिस्तान में विकास परियोजनाओं और अफगान लोगों के साथ संबंधों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया। भारत ने छात्रवृत्ति प्रदान की, सड़कें, अस्पताल बनाए और अफगान के साथ सीधे संबंध स्थापित किए हैं। यह स्पष्ट अंतर आज तेजी से स्पष्ट हो रहा है। जबकि पाकिस्तान तालिबान से जुड़ने के लिए संघर्ष कर रहा है, भारत के राजनयिक रास्ते खुले हुए हैं। अल मिरसाद ने लिखा कि दुबई में हाल ही में हुई बैठक को केवल एक नियमित राजनयिक जुड़ाव के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बैठक के माध्यम से इस्लामिक अमीरात ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वो भारत के साथ अपने संबंधों को नई दिशा देने के लिए तैयार है। चर्चा में कूटनीतिक, आर्थिक और व्यापारिक मामलों के अलावा सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता पर भी चर्चा की गई। ये बैठक इस्लामिक अमीरात के बढ़ते कूटनीतिक प्रयासों और क्षेत्र में संतुलित नीति अपनाने की आकांक्षा का प्रतीक है। तालिबान के विदेश नीति के बारे में बताते हुए अल मिरसाद ने लिखा कि भारत जैसे महत्वपूर्ण देश के साथ कूटनीतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए इस्लामिक अमीरात के प्रयास एक सराहनीय रणनीति है। IEEA ने माना कि केवल एक या दो देशों पर निर्भर रहना फायदेमंद नहीं है और व्यापक और अधिक विविधतापूर्ण विदेश नीति अपनाने से अफगानिस्तान के हितों की बेहतर सुरक्षा होगी। यही कारण है कि न केवल चीन और रूस के साथ घनिष्ठ संबंध बना रहे हैं, बल्कि खाड़ी देशों ईरान और भारत के साथ भी संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। अल मिरसाद ने पाकिस्तान को समझाते हुए कई सुझाव भी दिया है। उसने कहा कि अब पाकिस्तान के लिए एक गंभीर सवाल उठता है कि अगर वह अपने विदेश नीति को जमीनी हकीकत के अनुरूप नहीं ढालता है और अपने पारंपरिक
अधिक अहंकारी दृष्टिकोण को जारी रखता है तो अफगानिस्तान में उसका प्रभाव और कम होगा। इस्लामिक अमीरात पर दबाव डालने और सख्त रुख अपनाने में कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि इससे रिश्ते और खराब होंगे। इस्लामाबाद को ये स्वीकार करना चाहिए कि अफगानिस्तान एक स्वायत्त राष्ट्र है जिसे अपने हितों के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार है। लेख के अंत में कहा गया कि भारत और अफगानिस्तान संबंधों में वृद्धि का मतलब पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और विकास को बढ़ावा देना है। अगर पाकिस्तान इस वास्तविकता को स्वीकार करता है, अपनी नीतियों में अधिक लचीला रुख अपनाता है, तो वो इस स्थिति का लाभ उठा सकता है। हालांकि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी को दुश्मनी की नज़र से देखता है तो ये उसके लिए नुकसानदेह होगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पिछले ही साल ये बातें आई थी मीडिया में। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं जो कहा जा रहा था कि ब्रह्मोस मिसाइल लेना चाहता है ग्रीस, और इस चीज को लेकर बहुत चर्चा भी हुई थी। और ये क्यों लेना चाहता है? तुर्की के S-400 को शिकार बनाने के लिए यहाँ पर बात हुई थी कि ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदना चाहता है। लेकिन इस ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री के बीच में कौन आ गया? अब ग्रीस की ही मीडिया एक बड़ा खुलासा कर रही है, और ग्रीस की मीडिया का कहना है कि भारत ग्रीस को ब्रह्मोस एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल बेचना चाहता है और ग्रीक रक्षा उद्योग में निवेश करना चाहता है। भारत के प्रधानमंत्रियों नरेंद्र मोदी और ग्रीस के किरियाकोस मित्सोटाकिस के बीच पिछली बैठक में इस मुद्दे को उठाया गया था। ब्रह्मोस एक बेहतरीन हथियार है और मेरी इच्छा है कि ग्रीस इसे हासिल करे। हालांकि यह अभी अज्ञात है कि नाटो और अमेरिका इसे चाहते हैं या नहीं। यह भारत द्वारा निर्मित एक रणनीतिक हथियार है जो एजियन, क्रेते और साइप्रस के बीच में पूरे भौगोलिक स्पेक्ट्रम में नौसेना की शक्ति को बदल देगा। ब्रह्मोस एक रैमजेट इंजन वाला हाइपरसोनिक हथियार है, जिसका अर्थ ये है कि प्रसिद्ध अमेरिकी टॉम हॉक मिसाइल और यूक्रेनी नेपच्यून नौसैनिक मिसाइल जैसी सबसोनिक मिसाइलों की तुलना में बहुत अधिक विनाशकारी पैठ कर सकता है, जिसे अप्रैल 2022 में रूसी बेड़े के प्रमुख को डुबो दिया था। ब्रह्मोस तट से 300 किलोमीटर तक दुश्मन के युद्धपोतों को निशाना बना सकता है, जो बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। हालांकि ये बिल्कुल भी निश्चित नहीं है कि नाटो और अमेरिका इसकी अनुमति देंगे, क्योंकि गठबंधन के किसी अन्य देश सदस्य के पास ऐसी भारतीय मिसाइलें नहीं हैं। यह स्पष्ट है कि ब्रह्मोस के लिए मोदी का प्रस्ताव और ग्रीक रक्षा उद्योग में निवेश की संभावना रणनीतिक है, न कि वाणिज्यिक प्रकृति की है, क्योंकि उन्होंने इटली, स्पेन के बाद ग्रीस को यूरोप में तीसरा निवेश मंच चुना है ताकि यूरोपीय बाजार में धूम मचाई जा सके। साथ ही यूरोपीय संघ द्वारा अपने रक्षा उद्योगों के लिए आवंटित 100 बिलियन यूरो से बड़ी गिरावट हो। हाल ही में दोनों प्रधानमंत्रियों के बैठक के बाद भारतीय रक्षा उद्योगों के प्रतिनिधियों द्वारा एथेंस की यात्राएं बढ़ रही हैं। भारत मौजूदा ग्रीक रक्षा उद्योग में बाजार अनुसंधान कर रहा है और देख रहा है कि यहाँ पर कहाँ पर पैसे लगाए जा सकते हैं। कहा गया कि मुख्य रूप से स्टार्टअप, जो भगवान का शुक्र है, पूरे ग्रीस में फैले हुए हैं, लेकिन ग्रीक राज्य ने कभी भी उन पर ध्यान नहीं दिया। उनके विकास के लिए, मदद के लिए आगे बढ़ रहा है। वास्तव में उनमें से कई विदेशी देशों को महत्वपूर्ण निर्यात भी करते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि जिस तरीके से चल रहा है, ऐसे में लगता है कि नाटो यहाँ परमिशन नहीं देगा। खैर, अब यहाँ पर कई सारी चीज़ें हुई है जो देखकर लग रहा है कि एक घटनाक्रम है जो फैला है। 1980 के दशक में तत्कालीन हेलेनिक डिफेंस सिस्टम और भारतीय अधिकारियों के बीच में बातचीत हुई थी, जो एक एडवांस चरण में पहुंचा था, और उस समय के बाद रिश्ते धीरे धीरे शांत हो गए थे। 1990 में थोड़ी चर्चाएं शुरू हुई, फिर 2015 में असल में दोनों के बीच में रक्षा के कार्यक्रम शुरू हुए। 2016 में ग्रीस ने भारत का दौरा किया और अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि दोनों बड़ी साझेदारियों की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई खबर के साथ।